राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th का फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है इफ f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। मेरे पास एक f दे रखा है जो z क्रॉस z का फंक्शन है, और f को कैसे डिफाइन किया है, f को इस तरीके से डिफाइन किया है, f इज सच दैट f के अंदर ऐसे लोग हैं ऑर्डर्ड पेयर, कैसा है ऑर्डर्ड पेयर a इंटू बी कॉमा a प्लस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है f के अंदर, और ये a और b कहां से आ रहे हैं, z के अंदर आ रहे हैं। तो मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये f फंक्शन है या नहीं, मुझे ये बताना है। क्या बताना है, मेरे पास ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर है, एक a इंटू बी है और एक a प्लस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब क्या है, डोमेन में a इंटू बी मैप कर रहा है a प्लस बी पे, इस तरीके का चीज दे रखा है, और मुझे बोला है कि जो रिलेशन मैंने बना के दिया है ये f फंक्शन है कि नहीं। तो हमको पता है बच्चों रिलेशन फंक्शन कब बनता है, कब बनता है रिलेशन फंक्शन, जब डोमेन का एक एलिमेंट सामने को डोमेन के एक एलिमेंट से ही रिश्ता रखे। एक इंसान दो अलग अलग लोगों से रिश्ता रखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर है। तो मान लो ये मेरा डोमेन है, ठीक है, डोमेन में a इंटू बी जैसे लोग हैं और यहाँ पे a प्लस बी जैसे लोग हैं, और बच्चों ये a और b कहां से आ रहे हैं, a और b इंटीजर से आ रहे हैं, बराबर। मतलब क्या है, ये a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या है, a कॉमा b की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी। ये जो सेट बना के रखा है a और b की पॉसिबल वैल्यूज इनके अंदर से आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक हाथ कंडीशन बना के चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। क्या होना चाहिए बच्चों, यहां का एक एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट के साथ जाए, यहां का एक एलिमेंट यहां पे दो एलिमेंट से मैप नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन बनी तो हम लोग बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की क्या हो रहा है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं डोमेन का एलिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ए और बी को वैल्यूज दे रहा हूं अपने मर्जी से, मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोल दिया लेट आप ए को 1 पुट कर दो और बी को 0 पुट कर दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए को 1 पुट करो बी को 0 पुट करो, ये एक अलग एलिमेंट बनेगा। फिर मैंने बोला आप एक काम करो, ए को 2 पुट करो और अभी भी बी को 0 पुट करो। तो यहाँ पे ए इंटू बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, देखो ए इंटू बी में क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं इनमें से ए इंटू बी को क्रिएट करता हूं तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 यानी 0, मतलब ये पहले वाले सेट में 0 बन रहा है, ठीक। चलो अब अगर इसको मैंने क्रिएट किया, यहां से ए इंटू बी बनाने की कोशिश की तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 0, यहां से भी पहले ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा, ये एक अलग एलिमेंट है 2 इंटू 0, ये भी आ रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये दोनों सेम एलिमेंट है, बराबर। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों एलिमेंट सामने कहां जा रहे हैं। यहां पे जो a इंटू बी है सामने क्या बन रहा है, a प्लस बी, तो ये किधर मैप करेगा, a प्लस बी पे मैप करेगा। तो a प्लस बी यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 0 यानी 1, जो पहला a प्लस बी, ये जो पहला एलिमेंट है 1 इंटू 0 वाला यानी 0, ये मैप कर रहा है सामने 1 के ऊपर, ठीक है। चलो एक और एलिमेंट नीचे वाला भी हमने लिया है कंडीशन, a को 2 बोला है, b को 0 बोला है, तो वो 0 बन रहा है। अब ये एलिमेंट कहां मैप करेगा, a प्लस बी पे मैप करेगा, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से 2 प्लस 0 यानी 2 हो जाएगा। मतलब ये एलिमेंट था a इंटू बी, ये वाला एलिमेंट 2 पे मैप कर रहा है, और ये एलिमेंट क्या है 0, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ये 0 2 पे भी मैप कर रहा है, 0 1 पे भी मैप कर रहा है, दिख रहा है बच्चों। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, डोमेन का सेम एलिमेंट को डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट पे मैप कर रहा है, और यहां पे अगर मैं 0 3 0 4 लिख दूं तो ये ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट पे मैप करेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, डोमेन का एक एलिमेंट सामने दो अलग अलग लोगों से मैप कर गया। मतलब क्या है बच्चों, ये फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि डायग्राम इस तरीके का बन रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, 0 की इमेज क्या आ रही है 1, मतलब f ऑफ 0 भी मेरे पास 1 आ रहा है, एंड दूसरा क्या मिल रहा है, f ऑफ 0 का जो दूसरा इमेज है, दूसरा वो क्या है 2, दिख रहा है, सेम एलिमेंट दो अलग अलग जगह पे जा रहा है, इंप्लाइज f इज नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों, क्या क्या इसको डायग्राम से समझाने की भी कोशिश की, और ऐसे जो आंसर आ रहा है उसको भी समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्या कह रहा है।
बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। की क्या मतलब है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी का? इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1, सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंक्शंस आपके पास दे रखे हैं बताओ 1 1 है या ऑन टू है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब जब हम लोगों ने बच्चों बेसिक्स पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चों फंक्शन 1 1 की कंडीशन क्या है, हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। 1 1 फंक्शन कब बनता है? जब डोमेन का हर एक एलिमेंट सामने वाले के सिंगल एलिमेंट पे मैप कर जाए, बराबर, तब मेरा फंक्शन 1 1 बनता है। डोमेन का हर एक एलिमेंट सामने को डोमेन के यूनिक एलिमेंट पे मैप करता है तो 1 1 बनता है, बराबर। तो उसकी कंडीशन क्या लिखी थी हमने? हम लोग लेट कर लेंगे f ऑफ x1 बराबर x2। हर बार जब भी हमको 1 1 प्रूफ करना है हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि पहले से ही ट्रू है। ये लेट करने के बाद अगर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूं, क्या x1 बराबर x2, अगर हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं तो हम कह देंगे फंक्शन 1 1 है। तो इसके अंदर भी वही काम करो, फॉर 1 1 मैंने कर लिया लेट f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। अब बच्चों f ऑफ x1 का क्या मतलब है? f ऑफ x1 का सिंपल सा मतलब है कि f के अंदर जहां जहां पे x है वहां वहां पे x1 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर। सेम तरीके से f ऑफ x2 जहां जहां पे x दिख रहा है x2 पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया है देखो, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ले लो स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा x1 बराबर x2। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? मिल गया क्या जो चाहिए था वो, x1 बराबर x2। इसका मतलब f इज 1 1, यानी f जो है बच्चों इंजेक्टिव है। अब जाना है हमको सर्जेक्टिव यानी ऑन टू की कंडीशंस पे। अब बच्चों फंक्शन ऑन टू कब होता है? फंक्शन एक कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होगा जब फंक्शन के को डोमेन के हर एक बंदे के पास प्री इमेज होगी। अब हर एक बंदे के पास प्री इमेज होने का मतलब क्या है? पहले तो उस पे आओ। क्या होगा बच्चों? डोमेन का एलिमेंट को डोमेन पे मैप करेगा। तो मैंने बोला भाई साहब 1 को फंक्शन की गाड़ी में बैठा दो, तो फंक्शन की गाड़ी क्या करेगी? फंक्शन की गाड़ी ने यहां से 1 को उठाया, x के स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना फंक्शन, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो ये 1 को 1 पे भेज देगा। फिर 2 को उठाएगा फंक्शन, 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 जब फंक्शन में बैठेगा तो 4 बन जाएगा, तो 2 जाएगा 4 पे। फिर फंक्शन ने 3 को उठाया, 3 का स्क्वायर कर देगा, 3 का स्क्वायर जाएगा 9 पे। फिर 4 का स्क्वायर जाएगा 16 पे, 5 जाएगा 25 पे, 6 जाएगा 36 पे, ऐसे होते जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 की प्री इमेज 1 है, 4 के पास प्री इमेज है 2, 9 के पास प्री इमेज है 3, 16 के पास प्री इमेज होगी 4, 25 की प्री इमेज होगी 5, 36 की प्री इमेज होगी 6 एंड सो ऑन। तो मुझे दिख रहा है कि डोमेन के एलिमेंट को स्क्वायर करके मैप करवा रहा है। अब मुझे ऑन टू के लिए क्या चेक करना है? मुझे ऑन टू के लिए चेक करना है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज चाहिए। तो अगर मैंने बात की भाई साहब इन 2 की, तो 2 पे ऑब्जर्व करना, अगर मुझे 2 की प्री इमेज चाहिए तो यहां से कोई इंसान वहां जाके मैप करना चाहिए, और यहाँ का इंसान वहां मैप कब करेगा? अगर मुझे 2 पे मैप करवाना है तो मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए ना जिसका स्क्वायर 2 आता हो। अगर मैंने बोला कि भाई साहब मुझे 4 पे किसी को मैप करवाना है तो मुझे यहाँ एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 4 हो, तभी तो मैप करेगा। मतलब मुझे 2 मिला जिसका स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो आंसर 2 आएगा? ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर यही है √2। इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि √2 नेचुरल नंबर है ही नहीं, बराबर ना। इसका मतलब नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए। सेम तरीके से स्क्वायर करने पे 3 आए, स्क्वायर करने पे 5 आए, स्क्वायर करने पे 6, स्क्वायर करने पे 7, स्क्वायर करने पे 8, 10, 11, ऐसा है ही नहीं ना नेचुरल नंबर में कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पे ये सब है। इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है ये 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 जो ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनकी तो प्री इमेज ही नहीं है भाई साहब इस फंक्शन के पास। अगर प्री इमेज है ही नहीं इनके पास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज चाहिए। यहाँ तो इतने सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहां मैंने अगर बोल दिया लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो 2 है वो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, यानी 2 बिलोंग कर रहा है मेरे पास नेचुरल नंबर में, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा? इंप्लाइज 2 doesn't have प्री इमेज, बराबर। 2 के पास तो प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब there doesn't exist any
x belongs to domain such that f of x का वैल्यू 2i, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, therefore f is on to नहीं है, f is not on to, क्या लिख रहा हूं मैं, not on to, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था 13 का 1। बढ़ते हम लोग 13 के सेकंड वाले में, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में सेम फंक्शन है, बस डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। अब क्या बोला, f जा रहा है z से z में, f ऑफ x दे रखा है x का स्क्वायर। पहले मुझे चेक करना है 1 1 के लिए। अब 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, कंडीशन ये होती है कि डोमेन का एक एलिमेंट सामने एक ही एलिमेंट से मैप करना चाहिए, बराबर, यूनिक एलिमेंट से। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने बोला मैंने 2 को फंक्शन में बैठा दिया, चलो 1 लेते पहले, मैंने 1 को फंक्शन में बैठाया तो 1 क्या करेगा, 1 को उसके स्क्वायर के पास भेज देगा, मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1, चलो ठीक है। फिर एक काम करो बच्चों, -1 को भेजो। जैसे ही मैं -1 को फंक्शन में बैठूंगा तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन -1 का स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वहां पे भेज देगा। -1 का स्क्वायर तो 1 आता है, मतलब ये फंक्शन -1 को भी 1 के ऊपर भेज रहा है। फिर एक काम करो, 2 ले लो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वो फंक्शन 2 को 4 पे भेज रहा है, और -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, इसको भी 4 पे भेजेगा। एक काम करो, 3 को चेक करो, अगर मैंने 3 को उठाया तो 3 को 9 पे भेजेगा, और -3 को भी 9 पे भेजेगा। मतलब मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डोमेन के 2 अलग अलग एलिमेंट को डोमेन के सेम एलिमेंट पे मैप करेगी, तो होना ही नहीं चाहिए ना बच्चों। जब मैं बात करूंगा 1 1 की, यहाँ का एक एलिमेंट अगर यहाँ किसी पे मैप कर गया तो यहाँ दूसरा मैप नहीं करना चाहिए, बट यहाँ तो अलग अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 और 1 1 पे जा रहे हैं, 2 और -2 4 पे जा रहे हैं, 3 और -3 9 पे मैप करेगी, नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है f ऑफ 1 का अगर आंसर निकालो वो भी 1 आ रहा है, और f ऑफ -1 का अगर आंसर लू वो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 and -1 maps to the same element of कोडोमेन, और ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, बराबर। इसका मतलब f is not 1 1, ये हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग ऑन टू के ऊपर। ऑन टू में वही कंडीशन जो पिछले वाले क्वेश्चन में थी। क्या चेक करना है मुझे, यहाँ के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज मिले, सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, यहाँ पे भी वही काम। अगर मैंने कोडोमेन में 2 पकड़ लिया और मैं चाहता हूं यहां से कोई एलिमेंट 2 पे मैप करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 2 आता हो। तो क्या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 2 हो सकता है, एक ही नंबर पॉसिबल है, वो नंबर ये है, इसी का स्क्वायर 2 मिलेगा। बट ये नंबर रैशनल नंबर है, ये इंटीजर में आता ही नहीं है। इसका मतलब इसके पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 2 आए, या जिसका स्क्वायर 3 आए, या जिसका स्क्वायर 6 आए, एंड सो ऑन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने बोल दिया लेट 2 belongs to codomain implies there doesn't exist any x belongs to domain such that f of x जाके 2 पे मैप कर रहा हूं। मतलब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ये लिखा है कि मेरे पास डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट x है ही नहीं जो 2 पे मैप करता हो। अगर 2 पे कोई एलिमेंट मैप ही नहीं करेगा, मतलब 2 के पास प्री इमेज ही नहीं है, और अगर 2 के पास प्री इमेज है ही नहीं तो फंक्शन ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन यही है कि हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज चाहिए। इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में सेम फंक्शन, बस डोमेन और कोडोमेन फिर से चेंज कर दिया। अब डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर कर दिया, तो वही कंडीशन 1 1 1 1 के लिए क्या करना है, या तो ऐसे चेक कर लो, या फिर क्या होता है बच्चों, डोमेन का एक एलिमेंट सामने यूनिक एलिमेंट पे मैप करे। जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम इधर भी होगा। अगर डोमेन को ये जो फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर में f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको अगर 1 1 होना है तो यहाँ का हर एक एलिमेंट वहां पे यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। चलो मैंने फिर से वही काम किया, मैंने -1 को उठाया, -1 को फंक्शन की गाड़ी में बैठाया, तो फंक्शन की गाड़ी क्या करेगी, हर एलिमेंट का स्क्वायर कर देगी। तो फंक्शन की गाड़ी -1 का स्क्वायर करके सामने भेज देगी, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो -1 मैप करेगा +1 पे। सेम तरीके से फंक्शन को अगर बैठा दिया, 1 को बैठा दिया फंक्शन की गाड़ी में, तो 1 का स्क्वायर तो फंक्शन उसको भी 1 पे भेजेगी।
यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, वही काम, दो अलग अलग एलिमेंट सामने सेम एलिमेंट पे मैप कर गए, अगर ये ऐसा एक भी बार हो गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, फिर से वही काम, लेट कर लिया मैंने 1, -1 बिलोंग्स टू द डोमेन जो है रियल नंबर, इंप्लाइज दैट f ऑफ 1 भी 1 आ रहा है एंड f ऑफ -1 भी 1 आ रहा है, इंप्लाइज 1 and -1 maps to the same element of codomain, implies f is not 1 1 क्वेश्चन हो गया, मतलब पहला पार्ट खत्म हो गया। अब चलना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मुझे क्या चेक करना है, यहाँ के हर एक एलिमेंट के पास बच्चों प्री इमेज चाहिए, बराबर है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फिर से वही काम, अगर ये ऑन टू होगा तो यहाँ के हर एक एलिमेंट पे इंसान मैप करेगा, बराबर। अब ऑब्जर्व करना इसके अंदर एक बात, मैंने बोला भाई साहब चलो मुझे ये 2 की प्री इमेज चाहिए, अब जो पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था 2 की प्री इमेज, तो 2 पे कौन मैप करेगा, 2 पे तो सिर्फ और सिर्फ √2 मैप करेगा, बराबर ना, रूट, क्योंकि √2 का स्क्वायर ही मेरे पास 2 बनता है। तो क्या रियल नंबर में बच्चों √2 आता है, क्या रियल नंबर में √2 आता है, हाँ कि ना, आता है ना। यहीं पे कहीं पे √2 का वैल्यू होता है 1.41, यहाँ पे कहीं पे 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब इधर क्या दिख रहा है मुझे, ये 2 3 4 5 6 7 जितने भी पॉजिटिव नंबर है सबके पास प्री इमेज मिलेगी, बराबर है। प्रॉब्लम यहाँ अराइज होगा जब मैं निगेटिव नंबर पे जाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, निगेटिव नंबर की भी प्री इमेज चाहिए, मतलब मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे मुझे -1 मिले, तभी तो जाके -1 की प्री इमेज मिलेगी, क्योंकि अगर ये ऑन टू होगा तो सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के पास प्री इमेज चाहिए, मतलब उन पे कोई ना कोई मैप करना चाहिए। तो 1 पे अगर कोई इंसान मैप करेगा तो उसका स्क्वायर -1 आना चाहिए, सॉरी -1 पे अगर कोई इंसान मैप करेगा तो उसका स्क्वायर -1 आना चाहिए, बराबर है ये बात। तो ऐसा कौन सा बच्चों नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आता है, क्या ये पॉसिबल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो। इट इज इम्पॉसिबल, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है। तो मैंने बोल दिया भाई, यहाँ पे लेट कर लो -1 बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में जो कि रियल नंबर है, इंप्लाइज दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी x सच दैट f of x is equal to -1। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने वो लिखा है कि मेरे पास, अच्छा यहाँ पे there doesn't exist any x belongs to the domain real number such that, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर x डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको जब मैं फंक्शन के अंदर बैठाऊंगा तो वो -1 पे छोड़ देगा उसको। इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका स्क्वायर -1 आता हो। अब मुझे कोडोमेन में एक एलिमेंट तो मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया मतलब फंक्शन नहीं है वो ऑन टू, इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, f फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर दिया है और फंक्शन को अब अलग कर दिया है। क्या बोला है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब। करने का तरीका वही है क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, अगर ये मिल गया तो 1 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर 1 1 मैंने लेट कर लिया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब ये मुझे क्या इंप्लाई कर देगा, f ऑफ x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, f ऑफ x2 मतलब x2 का क्यूब, इसका ले लो क्यूब रूट, जैसे ही क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग ये मिल जाएगा x1 बराबर x2, मिल गया मुझे जो चाहिए था वो। देयरफॉर f इज 1 1, यानी f जो है मेरा इंजेक्टिव है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू पे, फॉर ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिविटी में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे ये चाहिए कि मेरे पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, पहले देखते हैं, मैपिंग समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। अगर मैंने डोमेन में 1 लिया तो फंक्शन क्या कर रहा है, उसको 1 को उसके क्यूब पे, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट को उनके क्यूब पे मैप करवा रहा है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 1 जाएगा 1 पे। अगर मैं 2 लूंगा तो 2 मैप कर देगा 8 पे,
बराबर 3 लूंगा तो 3 जाएगा, 3 के क्यूब 27 पे 464 पे 5 125 एंड सो ऑन, बराबर। अब अगर मुझे ये चाहिए, मैंने बोला कि भाई साहब 1 की प्री इमेज क्या है, 1 की प्री इमेज है 1। मैंने बोला 8 की प्री इमेज क्या है, 8 की प्री इमेज है 2, क्योंकि 1 और 2 उन पे मैप कर रहे हैं। अब अगर मैंने बोला भाई साहब 2 की प्री इमेज क्या है, 2 की प्री इमेज, तो 2 की प्री इमेज के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पे डोमेन में मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको जब मैं क्यूब करूंगा तो आंसर 2 आना चाहिए, बराबर ना। 2 की प्री इमेज का यही मतलब है। तो क्या बच्चों ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पे 2 आता हो? वो एक ही नंबर है, वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 का जब मैं क्यूब करूंगा तभी 2 आएगा। बट ये जो 2 की पावर 1/3 है, क्या बच्चों ये नेचुरल नंबर का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर में तो ये नंबर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके पास प्री इमेज है ही नहीं। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, बराबर। लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर, ऐसे लिख रहा हूं, फॉर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू द डोमेन, जो कि खुद भी नेचुरल नंबर है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने वो लिखा है कि कोडोमेन में अगर जो 2 मैंने लिया, मैंने क्या किया, कोडोमेन में 2 लिया, तो जो मेरा कोडोमेन का 2 एलिमेंट है उस 2 के लिए डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सच दैट जब मैं उसको फंक्शन में डालूंगा तो आंसर 2 देगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी x मेरे पास नहीं है जिसका मैं जब क्यूब करूंगा तो आंसर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डोमेन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में ये एलिमेंट ऐसे दिखते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। आखिरी क्वेश्चन में सेम फंक्शन दिया है, बस डोमेन और कोडोमेन को रियल नंबर कर दिया। तो 1 1 की कंडीशन वही, ये अज्यूम करेंगे ये मिल गया तो 1 1। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर 1 1 हमने लेट कर लिया f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो गया x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, क्यूब रूट लेने पे आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब f जो है f इज 1 1, मतलब f इंजेक्टिव है, ये बात पता चल गई। अब भागेंगे हम लोग ऑन टू के लिए। ऑन टू की कंडीशन वही, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे हमको प्री इमेज चाहिए। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला 1, तो 1 को फंक्शन कहाँ पे मैप करवाएगा, 1 के क्यूब पे जो होगा 1। मैंने बोला फंक्शन को 0 पे कहाँ पे मैप कराएगा, 0 को 0 के क्यूब पे मैप करवाएगा। -1 को क्या कहाँ मैप कराएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब होता है -1। 2 को कहाँ पे मैप करवाएगा, 2 को कहीं ना कहीं जाके 8 पे, और -2 को -8 पे मैप करवाएगा। ऐसे कुछ होगा। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -8 है तो ऐसे होगा। अब प्रॉब्लम ये बीच वाले एलिमेंट्स जो है उनके पास प्री इमेज है कि नहीं, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे 2 पे कोई एलिमेंट आके मैप करना चाहिए, तो ये 2 पे कौन सा एलिमेंट आके मैप करेगा जिसका मैं क्यूब करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 2 की पावर 1/3 ही वो एलिमेंट है जिसको जब मैं क्यूब करूंगा तो आंसर 2 आएगा। मतलब ये 2 के लिए सामने मेरे पास एक एलिमेंट बैठा है 2 की पावर 1/3, जहां पे जिसको जब मैं फंक्शन में बैठाऊंगा तो वो 2 पे मैप कर जाएगा। अगर मैंने बच्चों माइनस वाले नंबर उठा लिया, सेम एग्जांपल -2 उठा लिया, तो -2 के लिए कौन सा नंबर होगा, तो -2 के लिए -2 की पावर 1/3 वो नंबर है जिसका जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -2। तो इनके लिए भी कोई ना कोई सामने बैठा है -2 की पावर 1/3। तो ऐसे आपको दिख रहा है हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई मिलेगा। अब ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं। तो इसीलिए ये जो 2 की पावर 1/3 है, -2 की पावर 1/3 सारे नंबर इसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, बराबर है ये चीज। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द कोडोमेन, यानी सारे के सारे y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द डोमेन सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि कोडोमेन के हर एक, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू द डोमेन, मतलब इनके हर एक एलिमेंट के लिए सामने डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या मतलब है, जब मैं डोमेन के एलिमेंट को फंक्शन के अंदर डालूंगा तो वो मुझे कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट पे कंफर्म छोड़ देगा। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से ये पता लग गया कि इनके हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज है, मतलब जो मेरा एफ है, एफ इज ऑन टू, जो मेरा एफ है वो सर्जेक्टिव भी है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा बच्चों, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। अब सिंपल सा मतलब है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन दो या उससे ज्यादा फंक्शन से मिलके बनता है, मतलब दो फंक्शन से मिलके अगर तीसरा फंक्शन बनता हो उसको हम लोग बोल देंगे कंपोजिट फंक्शन। अब कैसे बनाना है, क्या करना है, उस पर चलते हैं। मैंने बोल दिया, एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, उस पर समझाऊंगा। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों से मिलता हुआ कंपोजिट फंक्शन बनाना है। पहला क्या है मेरे पास, जी ओ एफ। अब इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसको या तो जी कंपोजिट फंक्शन एफ बोलेंगे या फिर जी ओ एफ बोलेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तो अगर इसके अंदर मैं कोई इनपुट डाल रहा हूं एक्स, देखो जैसे एफ के अंदर इनपुट डाला एक्स, जी के अंदर इनपुट डाला एक्स, वैसे ही जी ओ एफ अगर नया फंक्शन है तो इसके अंदर भी मुझे इनपुट डालना पड़ेगा। मैंने ये इनपुट डाला, तो अभी चलेगा कैसे वो देखना। देखो जी ओ एफ, सबसे बाहर वाला एक्स के नजदीक में, सबसे नजदीक में एक्स के कौन है, एफ है। तो क्या करो, एक्स को एफ के साथ जोड़ दो, जो नजदीक में उसके साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये जी एज इट इज था, मैंने क्या किया, एक्स को जो है एफ के साथ जोड़ दिया, जोड़ा। अब जैसे ही मैंने एक्स को एफ के साथ जोड़ा तो वो आउटपुट क्या देगा, एफ ऑफ एक्स बन के एक्स देगा बाहर, बराबर ना। ये जी बाहर एज इट इज है। अब ये एफ ऑफ एक्स का आउटपुट मेरे पास क्या है, एक्स है, तो ये बन गया जी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब जी ओ एफ ऑफ एक्स का आंसर मुझे क्या मिल रहा है, एक्स का स्क्वायर मिल रहा है। ये पहले चलेगा इस तरीके से, क्लियर है बच्चों, क्या किया। अब सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला हमारे पास है एफ ओ जी। अब इसके अंदर मुझे आउटपुट देना है, मैंने इनपुट देना है, मैंने दे दिया एक्स। अब एक्स के सबसे करीब में कौन है, वो एक्स उसके साथ चला जाएगा, सबसे करीब में जी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बेचारा मुंह देखता रह गया और एक्स को जी लेके चला गया लेके। अब जैसे ही जी और एक्स साथ में आए, बन गए जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाहर है, ये लोगों ने बना दिया एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अब इसको समझना। जब मैं एफ के अंदर एक्स डालता हूं तो वो वही बाहर दे देता है, मतलब एफ कैसा है, उसके अंदर जो जाएगा वो बाहर मिल जाएगा, बराबर ना। एक्स डाला तो एक्स बाहर मिल गया, तो अगर एफ के अंदर मैंने एक्स का स्क्वायर डाला तो बाहर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिला, एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल उठाया है इसके अंदर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हर बार आपको दोनों का जी ओ एफ और एफ ऑफ जी का आंसर हर बार सेम नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है बट हर बार ऐसा नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हमने देखा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है। अब इसके बेसिस पे मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास एफ ए से बी एंड जी बी से सी दोनों के दोनों 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे ये शो करना है कि जी ओ एफ भी 1 1 है, बराबर। अब मुझे क्या क्या दिया है पहले तो वो जाओ, पहली कंडीशन सोल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, यहां पे सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। पहला एफ इज 1 1, अगर मैंने बोला एफ 1 1 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, एफ ऑफ x1 बराबर होगा जब एफ ऑफ x2 के, तो ये इंप्लाई कर देगा x1 बराबर x2, ये पहली कंडीशन, ठीक। चलो, और मुझे ये भी पता है, क्या पता है कि g इज ऑल्सो 1 1, तो जब मैंने बोला g 1 1 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ x1 को जब मैं बच्चों g ऑफ x2 के बराबर करूंगा तो ये मुझे x1 बराबर x2 दे देगा, ये सेकंड कंडीशन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये भाई साहब 1 1 है, तो अगर ये भाई साहब 1 1 होंगे तो इसके अंदर भी ये कंडीशंस तो होनी चाहिए ना होल्ड। कौन सी वाली, जी ओ एफ के अंदर जब मैं x1 डाल के उसको x2 के बराबर करूंगा तो वो ऐसे कुछ देना चाहिए। इसका मतलब
मैंने क्या बोल दिया, मैंने लेट कर लिया, जिसको 1 1 प्रूफ करना है कंडीशन अपनी यही वाली है, मैंने लेट कर लिया GOF ऑफ x1 बराबर है GOF ऑफ x2 के। अगर मुझे f को 1 1 प्रूफ करना होता तो मैं क्या करता, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ही करता ना। तो मुझे इसको 1 1 प्रूफ करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसको ये बराबर है। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, हमने ऊपर देखा है x1 किसके साथ जाएगा, जो सबसे नजदीक में है उसके साथ, x2 किसके साथ जाएगा, जो सबसे नजदीक में है उसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, g बेचारा बाहर मुंह देखता रह जाएगा, x1 को f लेके चला गया, चलो ठीक है, यहां पे भी g मुंह देखता रह गया, x2 को f लेके चला गया, यहां तक पहुंच गए। अब ऊपर आओ, f ऑफ x1 का आंसर x1 है, f ऑफ x2 का आंसर x2 है, दिख रहा है ना। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, g के अंदर f ऑफ x1 का आंसर क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये है कि ये कैसा दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, g के अंदर इनपुट डाला है, g के अंदर इनपुट है ना। अब इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब मैं g के अंदर x1 डाल के उसको g ऑफ x2 से बराबर करूंगा तो आंसर में क्या मिलता है, x1 बराबर x2। तो यही है ना, देखो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, x1 बराबर x2, g की प्रॉपर्टी है ना। देखो g 1 1 है, देयरफॉर g ऑफ x1 जब मैं x2 के बराबर करूंगा तो जो आउटपुट है वो बाहर इक्वल में मिल जाएगा। तो ये इसमें क्या है, जो मैंने इनपुट डाला वही मेरा एज एन आउटपुट बाहर आ गया। अब देखो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये मुझे क्या देता है, ये भी तो गिवन है ना। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लूंगा तो मुझे क्या मिलता है, x1 बराबर x2। ठीक है बच्चों, अब मिल गया क्या मुझे, देखो मैंने GOF ऑफ x1 बराबर GOF ऑफ x2 लिया तो मुझे x1 बराबर x2 मिल गया, यही तो कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है मेरे पास, GOF इज 1 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते पहले आना चाहिए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 की पावर x प्लस 1 और मुझे बोला f ऑफ -3 निकाला। तो f ऑफ -3 का मतलब क्या होगा, f के अंदर जहां जहां पे x दिख रहा है -3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये f ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 की पावर -3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 की पावर -3 प्लस 1 हो जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 की पावर -2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 4 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। तो f ऑफ -3 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया बच्चों, ये मुझे मिल गया 3 अपॉन 16। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोला है, मेरे पास ये जो भी चीजें दे रखी है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखी है और मुझे इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा, क्या करना है, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है, बेसिकली इसको वहां भेजना है। तो ये होगा क्या वो समझना। अब जब 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 लॉग में कन्वर्ट होगा तो कैसा दिखेगा, ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे उतार दो। क्या किया, ऊपर वाले को नीचे उतारा, राइट वाले को एज इट इज रखा, उसके आगे लॉग लगा दिया। क्या किया, राइट वाले के आगे लॉग लगाया, ऊपर वाले को नीचे उतारा। अभी भी एक जन मिसिंग है 2, तो ये 2 आ जाएगा लॉग के बेस में। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, समझ में आया। क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1, राइट वाले के आगे लॉग लगा दो, लगा दिया, राइट वाले के आगे लॉग लगाया, ऊपर वाले को नीचे उतारा और जो नीचे था उसको बेस में भेज दिया। तो ये आ गया मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म। आगे वाले में क्या हो जाएगा, सेम वही काम, राइट वाले के आगे लॉग लगा दिया, ऊपर वाले को नीचे उतारा, जो पहले से ही नीचे था उसको बेस में भेज दिया। ये आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, राइट वाले के आगे लॉग लगा दिया, ऊपर वाले को नीचे उतारा और जो नीचे था उसको बेस में भेज दिया, बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही काम, क्या हो जाएगा, राइट वाले के आगे लॉग लगा दिया, ऊपर वाले को नीचे उतार दिया बराबर, और जो नीचे था उसको बेस में भेज दिया। सेम तरीके से आगे क्या हो जाएगा, राइट वाले के आगे लॉग लगा दिया बराबर,
राइट वाले के आगे लॉग लगा दिया, ऊपर वाले को नीचे उतारा और नीचे वाले को यहाँ भेज दिया, ये आ गया मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बच्चों और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो इसी तरीके से करने हैं, वो मैं आपके लिए एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस इनटू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी उल्टा करना है, जो पिछले वाले में एक्सपोनेंशियल से लॉग किया, अब लॉग से एक्सपोनेंशियल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला काम, ये लॉग को उस तरफ भेजना है। ठीक है, तो कौन कौन जाएगा, लॉग और उसके बेस का नंबर वहां चला जाएगा, और जो बचेगा वो एज इट इज रहेगा। ये 64 यहीं पे रह गया। अब जब लॉग उधर जाएगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 है तो ये 2 नीचे आ गया, 6 उसके ऊपर चला गया, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 1/25 है ये यहीं पे रह गया, ये -2 को मैंने ऊपर भेज दिया, ये नीचे वाला नीचे ही रह गया। ठीक है, तो -5 की पावर -2 इज 1/25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो नंबर है 0.001 ये एज इट इज रहा, ये -3 ऊपर चला गया, ये 10 इधर आ गया, 10 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो log टू द बेस 1/2 ऑफ 8 इज -3, तो ये 8 इधर एज इट इज रह गया, -3 को ऊपर भेज दिया, 1/2 यहाँ लग गया, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। इधर क्या हो जाएगा, देखो अब बच्चों यहाँ पे ln लिखा है, ln का सिंपल मतलब होता है log टू द बेस ऑफ e। ठीक है, जब लॉगरिथम के बेस में e हो जाता है तो उसको हम लोग ln बोलते हैं, ये नेचुरल लॉग लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, log टू द बेस e ऑफ 1 इक्वल टू 0 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1 यहां उतर गया, 0 ऊपर आ गया, e उसके नीचे चला गया, ये आ गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ln लिखा है, ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e ऑफ e इक्वल टू 1, ये लिखा है। अब क्या हो जाएगा, ये e एज इट इज है, 1 ऊपर चला गया, ये e नीचे लग गया, log उधर भेज दिया तो आ गया। आखिरी वाला क्या है, देखो यहाँ भी ln है, ln का मतलब क्या होगा, log टू द बेस e ऑफ 1/2 इक्वल टू -0.693 ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 नीचे चला गया, -0.693 ऊपर, और ये e इधर आ गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और मेरे पास लॉगरिथमिक के फंक्शंस दे रखे हैं, इनका डोमेन निकालना है। तो बच्चों लॉग फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बेसिक्स में एक रूल बताया था। रूल क्या था, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू log टू द बेस ऑफ g ऑफ x एंड इनपुट है f(x), तो इन पे कंडीशन क्या होती है बच्चों, डोमेन के लिए मुझे क्या चेक करना होता है, डोमेन के लिए हम लोग वो पॉइंट चेक करेंगे जहां पे f(x) ग्रेटर देन 0 है, g ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, और g ऑफ x के लिए एक और चीज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हम लोग चेक करेंगे डोमेन के लिए बराबर। अब पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, f(x) इज इक्वल टू ln x - 5, ln मतलब नेचुरल लॉग, मतलब f(x) बेसिकली क्या है, f(x) लिखा है log टू द बेस e ऑफ x - 5। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, ये वाला फंक्शन, इसको मैं h(x) बोलता हूं, ये वाला फंक्शन f(x) बराबर, f(x) की जगह पे क्या है x - 5, तो ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इंप्लाइज मेरे पास क्या होना चाहिए, x - 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 5। अब x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवल ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। चलो यहां से तो एक पॉइंट ऐसे कुछ आ गया। फिर क्या चाहिए मुझे, g ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब g क्या है मेरे पास, e की वैल्यू होती है 2.712 एंड सो ऑन, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, और e नॉट इक्वल टू 1 है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया डोमेन। देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास, डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी वही कंडीशन, क्या चेक करना पड़ेगा, f(x) ऐसा दे रखा है। अब नीचे वाला देखो, g ऑफ x ग्रेटर देन 0, हाँ भाई साहब 10 है, मतलब 0 से बड़ा है, और नॉट इक्वल टू 1 भी है, टेंशन खत्म हो गया। चलो g खत्म हो गया, f(x) के लिए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, वो ग्रेटर देन 0 चेक करना पड़ेगा। तो ये इंप्लाई कर देगा कि x का स्क्वायर - 5x + 6 मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन
6 ऐड करने पे -5 नंबर है, -3 -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x-3 x-2, ये मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब यहां से फिर से वही केस, दो लोग का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब कब आता है बच्चों, दो लोग का प्रोडक्ट या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से पहला केस नंबर 1, x-3 भी पॉजिटिव चाहिए एंड x-2 भी पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो अब इनको, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 3 है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर, मतलब यहाँ पे और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके लिए हॉलो सर्कल किया है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 मतलब इधर जाएगा। अब इंटरसेक्शन बच्चों कहाँ पे हो रहा है, देख लो यहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है 3 से बड़े वाले पे। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है x जो है मेरा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 3 से इंफिनिटी। यह आ गया बच्चों केस नंबर 1 का आंसर। अब केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, दो लोग का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव ऊपर ले लिया या तो फिर दोनों निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x-3 भी लेस देन 0 चाहिए एंड x-2 भी लेस देन 0 चाहिए। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x लेस देन 3 मिलेगा एंड यहां से मिल जाएगा x लेस देन 2। फिर से वही काम, नंबर लाइन बनाओ और 2 और 3 मार्क करो। मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अब ये कह रहा है x लेस देन 2 इंक्लूड किए बिना, तो इस तरफ जाएगा। ये कह रहा है x लेस देन 3, ये इस तरफ जाएगा। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये वाला हो रहा है इंटरसेक्शन। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, यहां से इंटरसेक्शन में आ रहा है x जो है मेरा बिलोंग कर रहा है -∞ से 2 के ओपन इंटरवल में। x की दो वैल्यू आ गई, सो देयरफॉर उसका यूनियन ले लो। x बिलोंग कर रहा है -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आ गया मेरा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर। अच्छा इसके अंदर बच्चों एक और बात है, एक और बात क्या है, नहीं नीचे वाले के लिए कंडीशन हमने चेक कर ली। नीचे वाला क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। ये 10 है, हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया था, सारी कंडीशंस चेक कर ली। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 219 का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया और आज का कोटा भी हमारा पूरा हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।